नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जो कि है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, पार्ट 1 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। सामान्य प्रस्तावना, कार्बन की चतुर्संयोजकता एवं कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां। तो सबसे पहले हम सामान्य प्रस्तावना को समझ लेते हैं। कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है जिसे श्रृंखलन यानी कैटिनेशन कहते हैं। इस कारण यह अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो कार्बन के अंदर एक अद्वितीय गुण होता है। इस गुण के कारण कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। कार्बन के इस गुण को ही कार्बन में श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तथा हैलोजनों के परमाणु के साथ भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। इन कार्बनिक रसायनों का उपयोग कपड़ों, ईंधनों, बहुलकों, रंजकों, दवाइयों आदि पदार्थों में किया जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि स्वीडिश वैज्ञानिक बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए जैव शक्ति को उत्तरदायी माना है। जब सन 1828 में एफ वोलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया, तब यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई। जैसे ही एफ वोलर ने यूरिया यानी कि कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक से किया, वैसे ही जैव शक्ति कल्पना निर्मूल सिद्ध हो गई। तो एफ वोलर ने अमोनियम साइनेट यानी NH4CNO को गर्म करा और गर्म करने पर उन्हें जिस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ उसे यूरिया कहा जाता है। जैसे NH2CO NH2 का यहाँ पर निर्माण हुआ। अब हम समझते हैं कार्बन की चतुर्संयोजकता यानी कि कार्बन यौगिकों की आकृतियां। तो कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां, मेथेन यानी CH4, एथीन यानी कि C2H4 तथा एथाइन यानी कि C2H2 के समान अणु की आकृतियों को कार्बन परमाणु द्वारा निर्मित क्रमशः sp3, sp2 तथा sp संकरण कक्षकों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तो मेथेन यानी CH4 में कार्बन जो हाइड्रोजन हो कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल आबंध होता है और इस प्रकार एकल आबंध के कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण उपस्थित होता है। जबकि एथीन में कार्बन एवं हाइड्रोजन के मध्य द्विआबंध उपस्थित होता है। इसी कारण एथीन में कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण उपस्थित होता है, जबकि एथाइन में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य त्रिआबंध उपस्थित होता है। इसी कारण एथाइन में कार्बन परमाणु पर sp संकरण उपस्थित होता है। संकरण किसी यौगिक में आबंध लंबाई तथा आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करता है। sp संकरित कक्षक में s गुण अधिकतम होने के कारण यह नाभिक के समीप होता है। अब sp संकरण में s गुण 50% एवं p गुण भी 50% होता है, जबकि sp2 में s गुण 33.33%
जबकि पी गुण 66.66% होता है। जबकि sp3 में सबसे कम s गुण यानी कि 25%, जबकि p गुण यहाँ पर 75% होता है। तो सबसे ज्यादा s गुण जो है वो sp संकरित कक्षक में उपस्थित होता है। इसी कारण यह नाभिक के समीप होता है। कार्बन पर स्थित संकरित कक्षक की s प्रकृति बढ़ने पर उसकी विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि हो जाती है। अतः sp संकरित कक्षक जिसमें s प्रकृति 50% है, sp2 तथा sp3 संकरित कक्षकों की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। पाई आबंधों के कुछ अभिलक्षण। पाई आबंध के निर्माण में दो निकटवर्ती परमाणुओं के पाई कक्षकों का समांतर अभिविन्यास समुचित पार्श्व अतिव्यापन के लिए आवश्यक होता है। यानी कि पाई आबंध का निर्माण तब होता है जब दो निकटवर्ती परमाणुओं के पाई कक्षकों के मध्य समानांतर संकरण होता है या समानांतरण अतिव्यापन होता है। तो इसी समानांतरण अतिव्यापन से पाई आबंध का निर्माण होता है। सामान्यतः पाई आबंध बहु आबंध युक्त यौगिकों में मुख्य सक्रिय केंद्र उपलब्ध कराते हैं। यह आक्रामक अभिकर्मकों के लिए इलेक्ट्रॉनों को आसानी से उपलब्ध कराता है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी का उदाहरण 8.1 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित अणु में से प्रत्येक में सिग्मा तथा पाई आबंध की गणना कीजिए। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि एकल आबंध में केवल एक सिग्मा आबंध होता है, जबकि द्वि आबंध में एक सिग्मा एवं एक पाई आबंध होता है, जबकि त्रि आबंध में एक सिग्मा एवं दो पाई आबंध होते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल आबंध से जुड़ा है, कार्बन कार्बन से त्रिआबंध से जुड़ा है, कार्बन कार्बन सिंगल आबंध, फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल आबंध, कार्बन कार्बन के साथ द्विआबंध, और कार्बन जो है वो CH3 के साथ सिंगल से आबंध से जुड़ा है। तो अगर यहाँ पर हम सिंगल आबंध देखेंगे तो एक सिंगल आबंध यहाँ पर है, यानी कि एक सिग्मा आबंध, यहाँ पर भी एक सिग्मा आबंध, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक सिग्मा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य भी सिंगल आबंध है। 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, और 7 और यहाँ पे 3 सिग्मा होंगे 10। तो यहाँ पर टोटल आपके सिग्मा आबंध जो है वो 10 हो जाएंगे। जबकि त्रि आबंध में दो पाई आबंध होते हैं। तो दो पाई आबंध यहाँ पर है और एक पाई आबंध यहाँ पर उपस्थित है। तो इसके पास 3 पाई आबंध है, जबकि 10 सिग्मा आबंध है। सेकंड वाले में देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल आबंध से जुड़ा है, तो 2 सिग्मा आबंध यहाँ पर उपस्थित है। एक डबल बॉन्ड के मध्य आबंध उपस्थित है, तो 3 सिग्मा आबंध हो गए। एक यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा तो 4 सिग्मा आबंध। एक कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य 5 सिग्मा आबंध। एक कार्बन कार्बन के मध्य 6 सिग्मा आबंध, और 3 कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य तो 9 सिग्मा आबंध यहाँ पर उपस्थित है। जबकि द्विआबंध की बात करें तो एक पाई आबंध यहाँ पर उपस्थित है द्विआबंध में, और एक पाई बंध यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पाई आबंध उपस्थित है, जबकि 9 सिग्मा आबंध उपस्थित है। तो 9 सिग्मा में से 3 और 6 9 सिग्मा हो गए, और यहाँ पर 2 पाई हो गए। जबकि यहाँ पर 4 और 6 10 सिग्मा आबंध थे, और यहाँ पर 3 पाई आबंध थे। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 8.2 को देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था क्या है? सबसे पहला है CH3Cl। CH3Cl में कार्बन हाइड्रोजन और Cl के साथ एकल आबंध से जुड़ा होता है। इसी कारण CH3Cl के कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण उपस्थित होगा।
CH3 का होल ट्वाइस CO। यहाँ पर जो CH3 वाला कार्बन है, तो ये कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ सिंगल आबंध से जुड़ा है। तो CH3 वाले कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण होगा, जबकि दूसरा कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के साथ द्विआबंध से जुड़ा है। यही कारण है कि दूसरे कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण उपस्थित होगा। तीसरे में है CH3CN। तो पहला कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से सिंगल आबंध से जुड़ा है, तो पहले कार्बन पे sp3, जबकि यहाँ पर दूसरा कार्बन नाइट्रोजन के साथ त्रि आबंध से जुड़ा होता है, इसलिए दूसरे कार्बन पर sp संकरण उपस्थित होगा। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास HCONS2। तो यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है, ये नाइट्रोजन परमाणु के साथ, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विआबंध से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु के साथ सिंगल आबंध से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अधिकतम आबंध द्विआबंध उपस्थित हैं, इसीलिए इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण उपस्थित होगा। लास्ट एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CN। यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। पहले वाले में एकल आबंध उपस्थित है सभी, इसीलिए sp3 संकरण होगा। दूसरे कार्बन परमाणु में द्विआबंध उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर sp2 संकरण होगा। तीसरे कार्बन परमाणु में भी द्विआबंध उपस्थित है, इसी कारण यहाँ पर sp2 संकरण होगा। और लास्ट कार्बन में कार्बन नाइट्रोजन के साथ त्रिआबंध से जुड़ा होता है, यहाँ पर त्रिआबंध उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर sp संकरण उपस्थित होगा। एनसीईआरटी का उदाहरण 8.3 में पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था एवं अणु की आकृति क्या है। जिसमें से सबसे पहला है CH2 डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर कार्बन द्विआबंध से जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पर sp2 संकरित कार्बन होगा। और sp2 संकरित कार्बन जो होता है वो त्रिकोणीय समतलीय आकृति का होता है। दूसरे में पूछा गया है CH3F। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ सिंगल आबंध से जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पर sp3 संकरित कार्बन परमाणु होगा कार्बन। और sp3 संकरण में जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है, इसी कारण CH3F की जो संरचना हो जाएगी वो चतुष्फलकीय हो जाएगी। जबकि लास्ट वाले में CH ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर कार्बन त्रिआबंध से जुड़ा है, इसी कारण यहाँ पर जो संकरण होगा वो यहाँ पर sp संकरण होगा। और कार्बन पे यहाँ पर sp संकरण होगा, और इसी कारण जो sp संकरण होता है वो रेखीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो sp3 संकरित कार्बन ना होकर sp संकरित कार्बन होगा, और जबकि इसकी संरचना जो है वो रेखीय संरचना हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।